नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 दिन से सरलीकरण के ऊपर क्वेश्चंस किए हैं और सरलीकरण के बारे में डिस्कशन किया है। आज भी हम सरलीकरण के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, उस टाइप के प्रश्न और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज मैं करवाने वाला हूं वो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पता है फिर भी हमें पता नहीं है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय मान प्राइमरी क्लासेस में आना शुरू हो जाता है। स्थानीय मान उसी में आता है हमें, और क्योंकि वो प्राइमरी में आता है तो हम ऊपर आते आते क्लासों में आते आते उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसका यूज आगे है नहीं इतना। तो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और एक होता है आंकिक मान या वास्तविक मान भी कहते हैं उसको। तो ये नाम दिमाग में रखना, स्थानीय मान, और दूसरा उस आंकिक मान का नाम है जातीय मान या फिर वास्तविक मान। याद रख लीजिए। देखो, मैं इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। देखो, एक है हमारा स्थानीय मान और दूसरा जो हमारा है वो है आंकिक मान। आंकिक मान या इसी का दूसरा नाम है वास्तविक मान। वास्तविक मान। और एक इसी का ये तीसरा नाम है भाई जातीय मान। ये 3 नाम, इससे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। और ये स्थानीय मान, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, ये रियल वैल्यूज कह सकते हो आप। रियल वैल्यू से समझ में आ गया होगा। अब स्थानीय मान क्या होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 53,479। 53, कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है मैंने लिया वो लें, आप कोई भी ले लो। ये 5 डिजिट की कोई संख्या है, आप 6 डिजिट की, 7 डिजिट की, 8 डिजिट की, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो स्थानीय मान, देखो अब आपको कुछ कुछ याद भी आ गया होगा। स्थानीय मान हम कैसे निकालते थे, देखो ऐसे लाइन लगाते थे इनके नीचे। 9 का स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पर 7 का हो जाएगा, यहाँ पर 4 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है 3 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 का। देखो हम छोटी क्लास में ऐसे करते आए हैं। स्थानीय मान का मतलब ये होता है, जैसा कि आप जानते हो, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे चलता जाता है वो, ये आप जानते होगे। उसी को लिखना है आपको कि अगर 9 हमारा इकाई का अंक है, जैसा आप जानते हो, इकाई का मतलब होता है 1। तो जो जिस स्थान पर है उसको, उस अंक को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं 9 का जिक्र करूं कि आपसे पेपर में अगर पूछता है, या फिर यहां पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 9 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 का स्थानीय मान हमें यह देखना है पहले कि 9 इकाई पर है, दहाई पर है, या फिर सैकड़ा पर है, या हजार पर है, या 10,000 पर है, या 1 लाख पर है। ये आपको काउंट करना है, और जिस स्थान पर भी वो है उसी से उस संख्या को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दीजिए, उसका स्थानीय मान निकल आएगा। जैसे अगर आप 9 का जिक्र करें, इनमें से किसी का भी पूछ सकता है वो पेपर में कि भाई 9 का स्थानीय मान, तो आपको देखना है कि 9 कहां पर है। 9 है इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब होता है 1, यानी कि मैं 9 को 1 से गुणा करूंगा तो आपको 9 मिल जाएगा। तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा। अगर आपसे कोई पूछे 3 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखिए कहां पर है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, 1000वें स्थान पर है ये। तो 3 को 1000 से गुणा, पहले हम सीधा ही ऐसे लिख देते थे, या फिर ऐसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे 4 का लिखना है तो 4 का ये 4 लिख दो। इसके बाद में देखो कितने डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं, उतने ही शून्य लगा दो।
तो 4 का स्थानीय मान 400। 3 का निकालना है तो 3 का 3 लिखो। इसके पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो इसके आगे 3 शून्य लगा दो। 5 का पूछता है तो 5 का 5 लिखिए, और ये देखिए इसके 5 के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, ये 4 शून्य लगा दीजिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। पेपर में स्थानीय मान के साथ साथ आंकिक मान, वास्तविक मान या जातीय मान, जो एक ही बात है, पूछा जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। वास्तविक मतलब आंकिक मान का क्या मतलब है? 5 का 5 होगा, 7 का 7, 9 का 9, 8 का 8, कोई भी अंक है। अगर मान लिया इसमें कोई पूछे कि 3 का आंकिक मान या वास्तविक मान या जातीय मान क्या है, तो 3 का 3, 4 का 4, 7 का 7, 9 का 9, 5 का 5, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूं कि दी गई संख्या, देखो मान लिया यही संख्या दे रखी है पेपर के अंदर कि 53,479 में 5 का स्थानीय मान और उसका जातीय मान का अंतर क्या होगा, या उनका जोड़ क्या होगा, या फिर उनका गुणा क्या होगा, या फिर उसको भाग करने से हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि स्थानीय मान को उसी के आंकिक मान से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, वो उत्तर देखना पड़ेगा। और ये भी कह सकता है, जैसे मैंने गुणा का जिक्र किया, स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, कोई भी संख्या उदाहरण के लिए जरूरी नहीं है 5 ही होगा, 3 4 7 9 किसी का भी बोल सकता है। जैसे 9 का बोल दिए या 4 का बोल दे, मान लिया कि 4 के स्थानीय मान और उसके जातीय मान का अंतर क्या होगा, 4 का स्थानीय मान और उसके जातीय मान का जोड़ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 4 का स्थानीय मान, तो 4 से पहले कितनी है? दो डिजिट हैं, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400, और इसका जातीय मान क्या होगा? 4 का 4 ही होगा। अब इस 400 और 4 के ऊपर आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हो, जोड़ भी कर सकते हो। जोड़ पूछे तो 400 + 4 यानी कि 404। अगर वो अंतर पूछे तो 400 में से 4 घटा दोगे तो 396 आ जाएगा। अगर वो गुणा पूछे तो 400 के 4 से गुणा कर दो, 1600 आ जाएगा। अगर वो भाग पूछे कि क्या इनका जो है भागफल क्या आएगा, अगर स्थानीय मान को अंकिक मान से या जातीय मान से भाग करेंगे तो 4 दाई 40, ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। ये तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि अब की बार ही तुम्हारी परीक्षा में ये सेम आ जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। इसलिए जरूर करें, कोई भी टाइप आप ना छोड़ें मैथ में। दूसरी बात, मैथ को कभी भी याद रख लेना, मैथ को कभी भी पढ़ के या रट के ना करें, ना तो फेल हो आप, कोई पास नहीं कर सकता आपको। तुक्का लग भी जाए, एक आध 8 10 50 प्रश्नों में से 8 10 का तुक्का मार भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैथ को सीखना है तो पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि कौन सी अभाज्य संख्या, एक ये है अभाज्य संख्या बताना। देखो अभाज्य संख्याओं का जिक्र हमने संख्या पद्धति शुरू किया था तो हमने उसमें अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य क्या होती हैं, सम विषम जो थी, प्रीमेय अप्रीमेय, वास्तविक अवास्तविक, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, इनका जिक्र किया था, आपको याद होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं फिर से। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और खुद से विभाजित हों, केवल इनके अलावा, खुद से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित या भाग न जाती हों, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मेथड एकदम से हम नहीं बता सकते कि कोई संख्या भाज्य है। जैसे हम 100 तक तो फिर भी हम तुक्का मार देंगे कि ये हो सकता है, जैसे हम 71 को कह दें या 17 को कह दें, 19 को कह दें, है ना, 23 को कह देते हैं, हमें पता है उसका, क्योंकि वो एक छोटी सी संख्या है। लेकिन थोड़ी सी 3 अंकों की संख्या या फिर 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या भी ऐसी हो सकती है, उसका हम एकदम से नहीं बता पाते। तो उसका एक छोटा सा तरीका है। देखो भाई, एक तो तरीका जो मैं है वो बताने वाला हूँ आपको, वो है। दूसरा तरीका वो ये है कि भाई आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में जैसे देख लिया आपने भाई, कुछ संख्याओं के बारे में हमें मुंह ज़बानी पता होता है कि हम बता देते हैं कि ये जो है भाज्य है या फिर अभाज्य है। कुछ एक संख्याओं का हम नहीं बता पाते, लगभग हम बता ही देते, जैसे सम संख्या आ गई, बहुत सारी विषम संख्याओं का ही पता है हमें जो भाज्य हैं।
जैसे 75 आ गया भाई, 75 है तो 5 से भाग जाएगी, लास्ट में 0 है तो वो 2 से भाग जाएगी, 10 से भी भाग जाएगी और 5 से भी भाग जाएगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी कुछ ऐसी हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एक का एकदम से अंदाज़ा लगाना, कई बार ऐसी संख्या आ जाती हैं कि हम जो है आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मेथड हमें ज़रूर देखना चाहिए कि इनमें से कौन से हो सकता है। 4 ऑप्शन में से 4 में से आप 2 को पहचान लो कि भाई ये दोनों तो पक्का भाज्य हैं। अब बच गई 2, उनका पता करना है, उनका पता नहीं चल पा रहा कि ये भाज्य हैं या फिर अभाज्य हैं। इसलिए हम ये जिक्र करेंगे, ये क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे कि भाज्य है या नहीं है, उसका पता कैसे करें। तो मैं छोटा क्वेश्चन लेके आया हूं और क्वेश्चन है भाई, ये है 173। इसकी शक्ल देख के क्वेश्चन की तो पता चल ही रहा है कि ये शायद है भाज्य ही है, लेकिन हम तरीका सीखने के लिए छोटा कर रहे हैं। बड़े अंकों पर 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या भी आ जाती है तो भी उस पर ये लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम तो होगा, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना टाइम कंज्यूम तो हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ये श्योर है। तो 173 भाज्य है या फिर अभाज्य है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो आपको ये देखना है, जैसे आप वर्गों के बारे में जानते हो, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में, कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, तो ऐसे 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। ये 20-30 तक तो आपको याद रखना चाहिए। वर्ग और घन, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 से लेकर के कम से कम 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रख लो आप, और 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का घन यानी कि क्यूब घात होना, 3 घात होना, ये आप याद रख लो। बहुत आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन हल करने में, कई जगह पे हल करने में आसानी रहेगी। तो इसमें क्या करना है आपको ये देखना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या लेके देखते हैं, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या कहां तक जाती है। देखो 14 का वर्ग जो होता है वो 196 होता है क्या, मेरे को भी याद नहीं है, 56 वेरीफाई कर लेते हैं ना, 14 कम 14 5 19 196 होता है, ठीक है, याद था मेरे। और 13 का वर्ग जो होता है वो 169 यानी कि 169 होता है। तो ये 169 इससे छोटा रह गया ना, इसे छोटा रह गया, तो आप ये ले लो 14 का वर्ग। तो क्योंकि ये संख्या 196 से काफी छोटी है, तो आपको 14 से छोटी संख्याएं लेनी है। और 14 से छोटी संख्याएं कौन सी लेनी है, देखो 14 का वर्ग करने से मिला है ना 196, और ये इससे बड़ी है 173 से, बड़ी ध्यान से देख लो, 173 से ये संख्या बड़ी है। तो आपको 14 का वर्ग करने से ये मिला था, तो आपको क्या करना है, 14 से छोटी यानी कि 1 से लेकर के, 1 से, 1 भी नहीं कहूंगा मैं, 2 ले लो आप, और 2 तो वैसे भी है भाज्य ही है, 2 को 2 से ले लो, फिर भी 2 से लेकर के 14 से नीचे यानी कि 13 तक, 2 से 13 तक आपको ये देखना है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 2 से 13 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या, मतलब 13 तक कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, और ये आपको वैसे भी पता ही रहता है मोस्टली। तो ये 2 तो है ही अभाज्य, फिर 3 भी अभाज्य है, फिर 5 अभाज्य है, फिर 6 7 अभाज्य, फिर 8 9 10, फिर 11 अभाज्य, फिर 13 अभाज्य खुद है। ये है 3 और 3 6 संख्याएं अभाज्य हैं। तो आपको सिर्फ विभाज्यता की जांच करनी है, क्या 173 इनमें से किसी संख्या से विभाजित होती है, क्या 173 इन दी गई 6 संख्याएं जो मैंने निकाली हैं 14 से नीचे नीचे की अभाज्य संख्याएं, यानी कि 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो होंगी उससे आपको भाग करके देखना है, अगर विभाज्यता की जांच करनी है तो, क्या ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। अगर वो उन अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो वो होगी भाज्य, और नहीं होती है तो वो होगी अभाज्य। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि इसके लास्ट में शून्य नहीं है और 0 नहीं है, सॉरी सम संख्या नहीं है, 0 नहीं है और सम संख्या नहीं है। 3 की बात करते तो वो जोड़ के देखते थे ना, या तो फिर आप सीधा तरीका ये है कि 3 से भाग करके देख लो, 3 5 15 3 7 21 2 शेष बच गया। 5 से भाग वैसे नहीं जाएगी क्योंकि 0 और 5 लास्ट में नहीं है। बारी आती है 7 की, 7 दूनी 14 7 चौके 28 5 शेष बच गया। 11 से देखेंगे तो ये 11 से भाग में नहीं जाएगी क्योंकि 11 कम 11 करेंगे 6 और 3 बचेगा, 63 नहीं कटता। 13 से देख लो, 13 कम 13 4 3 43 13 से नहीं कटता। मैंने जल्दी बता दिया आपको, आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो, या फिर आप 2 3 5 7 के जो विभाज्यता के नियम थे ना वो भी लगा सकते हो अगर आपको याद होते हो तो मेरे को तो याद नहीं रहते वो, तो मैं तो ऐसे भाग करके देखता हूँ।
तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इनमें से किसी भी संख्या से 173 भाग नहीं जा रहा, विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए 173 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये एक अभाज्य संख्या है। तो मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। जैसे है क्वेश्चन है 341, देखो सेकंड पार्ट दे रखा है इसका 341, इसको विभाज्यता की जांच करनी है, क्या ये है भाज्य है? 341 जिसको विभाज्यता की जांच करनी आती है ना, तो वो तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो इनको जोड़ तोड़ के जैसे हमारे नियम है ना उनसे पता कर लेता है, लेकिन ये छोटी संख्याओं के ऊपर ही हम थोड़ा सा वो नियम लगा पाते हैं, बड़ी संख्याओं पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटी संख्याओं में फिर वही नियम लगाते हैं। देखो 20 का वर्ग 400 होता है भाई, देखो 20 का वर्ग यानी कि 400 और 19 का वर्ग जो होता है ना वो 361 होता है। तो ये 19 से 361 से छोटी है, तो 19 से छोटी है भाज्य संख्याएं, 19 से छोटी सारी है भाज्य संख्याएं। देखो कौन सी, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद में 9, 10, 11 है, फिर 13 है, और फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, फिर उसके बाद में ये है 7 संख्या बन गई है। 1, 3 और 4, 3, 7। आपको इन 7 संख्याओं से विभाजित करके देखना है क्या 341 इनमें से किसी संख्या से विभाजित हो रही है क्या? तो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में ना तो कोई सम संख्या है न 0 है। 3 से देखो, 4, 3, 7, शायद 3 से भी नहीं जाएगा, जोड़ देख लो, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 बचेगा, 5 से तो वैसे ही नहीं कटेगी। 7 से देखो, 7 चौक 28 और 4, 7 चौक 28, 6, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, शायद ये कटेगा। तो 11, 33 और 11 एक कम 11, 341 जो है वो 11 से विभाजित, जिसको 11 के विभाज्यता का नियम का पता था ना, मैं इसलिए तो बोल रहा था कि जिसको विभाज्यता के नियम आते हैं तो वो इस छोटे क्वेश्चन में वो नियम लगा के हम देख सकते हैं। कई बार बड़े में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में ऐसा दे देता है, देखो मोस्टली जिसको विभाज्यता के नियम नहीं आते मेरे जैसे को, तो उसमें क्या होगा 341 को वो अभाज्य समझ सकता है, क्योंकि वो संख्या दिखी ऐसी रही है कि ये शायद भाज्य नहीं हो सकती है, अभाज्य संख्या लग रही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है, क्योंकि ये 11 से विभाजित हो रही है। एक टाइप हमारी ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं बहुत ही, और ये आपको जरूर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई का अंक पूछते हैं पेपर में, इकाई का अंक, और बड़ी बड़ी संख्या है उनकी, बड़ी बड़ी पावर दे देते हैं कि इकाई का अंक बताइए, लेकिन मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता वैसे देखा जाए तो प्रश्न ये है कि देखो 764, देखो कितना बड़ा प्रश्न लिखेगा, 764 मार्कर चेंज कर लो, 764 और इसके गुणा में दे दिया 549, फिर इसके गुणा में दे दिया 603 और फिर इसके गुणा में दे दिया उसने 546। ये कहता है कि इसका जो गुणनफल आएगा, मतलब इन सभी को हम गुणा कर दें, मतलब इसकी गुणा इससे आएगा, उसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, तो एक बड़ी ये संख्या मिलेगी। और यूँ कहे कि उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ पर आधा घंटा इसी में खराब हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इकाई के अंक के बारे में तो आप जानते ही हो। इकाई का अंक इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 3 है और इसका 6 है। 4 गुणा में 9 गुणा में 3 गुणा में 6, इनकी गुणा कर दो बस। 4 9 में 36 और गुणा में इनकी भी पूरी ना करो, 3 6 के 18, ऐसे कर लो। ऐसा नहीं है कि आप 36 को 18 से गुणा करने लग जाओ, ऐसा भी नहीं करना आपको। अब क्या करना है, इसका भी इकाई और इसका भी इकाई, 8 6 48, इसमें क्या इकाई 8। तो यदि इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 8। तो बात क्लियर हो गई होगी। इकाई का अंक, इस तरह के क्वेश्चन में इकाई का अंक आप कैसे बताओ, इकाई का मतलब समझ, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 6317 की पावर है 754। वो कहता है कि अगर इसको हल किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। ये
पूछता है वो। मतलब 6317 की पावर 754 का मतलब पता है ना आपको कि 6317 754 बार गुणा है, आप खुद से 754 बार, कितना बड़ा होगा, साल 1.5 साल तो लगे जाएगा सोल्व करने में। तो इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इकाई का अंक बताने के लिए क्या करना है कि देखो ये लास्ट का इकाई का अंक देखिए आप 7 है, आप इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं आपके पास। आप सिर्फ 7 पर फोकस करिए, यानी कि इकाई के अंक पर फोकस करिए। मेरे आंख में कुछ चला गया। 7 का के ऊपर फोकस करना है, तो 7 के ऊपर फोकस करेंगे। देखो 7 का गुणा में 7 यानी कि 7 की 2 है ये, तो ये आएगा 49। तो 7 की 4 किसके बराबर आएगा? 49 गुणा में 49 के बराबर आएगा। अगर आपको इन दोनों का इकाई का अंक बताना हो गुणा में, तो 9 की गुणा 9 से बनेगी, यानी कि 9 गुणा में 9 करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 81 का इकाई का अंक 1। अच्छा 1 है ना, ये ट्रिक याद कर लो आप अपने माइंड में। जिस संख्या के अंत में कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 10 करोड़ अरब खरब, उसमें कितने भी अंक दे रखे हो, अगर उस संख्या के अंत में 0 हो, 0, एक तो 0, एक 1, एक 5 और एक है 6, ये 4 अंक याद कर लो। जिन संख्याओं के अंत में या कह लो इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और उसकी घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इकाई का अंक यही रहेंगे। 0 है अंत में, तो घात खोलेंगे तो भी 0 ही रहेगा। 1 अंत में है तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, कितनी भी छोटी बड़ी पावर हो। 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। याद करने वाली बात है। तो मैंने इस क्वेश्चन में यहां पर 7 की 4 का इकाई का अंक करें निकालेंगे। अगर आपको 7 की 4 दे दिया जाए तो इकाई का अंक 1 आएगा भाई। तो मैं इसको 4 की फॉर्म में कर लेता हूं, मतलब 6317 जो हमारा प्रश्न था, इसकी पावर 4 कर दूं ना। अगर इसकी पावर मैं क्या कर दूं 4, तो ऊपर देखो क्या बनेगी, इसको 4 से भाग कर देंगे, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट करेंगे, गुणा हो जाते हैं ना उनकी, हमने जिक्र किया था। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 5 35 बच गया। अब 4 7 28, 7 और फिर बच गया, सॉरी गलत कर दिया गया, 4 एकम 4, 3 और 5, 4 8 32 आएगा भाई, सॉरी 4 8 32। तो 32 करेंगे तो 3 बचेगा और ये बचेगा 4, फिर 4 8 32, तो कितना बचेगा भाई, 32 घटाएंगे तो 2, मतलब गुणा में लिख सकते हैं 6317 की पावर 2 आगे लिख सकते हैं। तो क्यों हम झंझट करें, ये लिखे ही ना, हम साथ साथ ऐसे लगा दें, यहाँ पर ये ऐसे लगा दो। सिर्फ आपको इन दोनों पे फोकस करना है। ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 4 मतलब 4 कर देने से, इसका पावर 4 कर देने से इसका इकाई का अंक, इसको हटाऊंगा तो मैं 1 आएगा, इस तरफ कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने क्या जिक्र किया अभी, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी पावर कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इकाई सेम रहेगी। तो यहां पर इकाई का अंक तो 1 क्या होगा। बारी अब इसकी आती है, अभी ये आप समझ गए होंगे, इसका वर्ग किया, 7 का वर्ग करके देख लो 49, इकाई का अंक इसमें आएगा 9। आगे कुछ भी आए तो इकाई का अंक निकालना था, तो इस 1 की इसके इकाई का अंक के साथ ये इकाई का अंक इसका और इसका 1 में 9। तो 6317 की पावर 754 का इकाई का अंक आएगा 9। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा इसी का तीसरा टाइप जो होता है हमारा, तीसरी टाइप इसकी, वो करेंगे आप। क्वेश्चन है भाई 3 की पावर 57 57 और गुणा का निशान 6 की पावर 41। 6 की पावर क्या है भाई 41 और गुणा में है 7 की पावर 63। तो वो कहता है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। तो अपना वो है तरीका, वो है तुक्का, 0 बनाओ, लास्ट में 1 बनाओ, 6 बनाओ, 5 बनाओ, और उसके लिए वही का वही पहले 3 पर आते हैं। देखो 3 की पावर 4 करोगे ना तो 9 गुणा 9 आओगा यो 81, तो ये टुकड़ा होगा ना इसका। तो 3 की पावर 4 में करने से 1 आ जाएगा इकाई का अंक, और इसको 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो गुणा में 3 आ जाएगा यो। क्योंकि 57 में एक तिया बच गया हमारा, क्लियर होगी बात।
गुणा में, अब इसके ऊपर आते हैं भाई, 6 की पावर तो कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 रहेगा। और मैं इसका इकाई का अंक लिख दूँ, यो क्यों पंगा ले वहाँ पे, इसका 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, यहाँ पर कुछ भी आए, इसकी पावर 14 करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 रहेगा, और इसका इकाई जो आगे 3 है तो 3 एकम 3, तो क्यों ना हम इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, और गुणा में इसका इकाई का अंक 6 जो हमने कर लिया। इसकी बारी आती है, फिर वही बात आती है, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आएगा, क्योंकि 7 7 49, 49 गुणा 49 अभी जस्ट किया था हमने, 7 की पावर 4 करेंगे तो 7 7 49, 2 मतलब 7 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2, यानी कि 49 गुणा में 49, तो 9 में 81, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो 4 की पावर में तोड़ोगे इसको, 7 की 4 और इसकी पावर में 4 एकम 4, 4 5 20 गुणा में 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का मतलब है भाई 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और गुणा में 7, इस 9 की 7 से गुणा कराएंगे तो 63, तिया आ गया यो, और इसकी पावर आओगी 1, मतलब इसकी पावर इसकी 1 और गुणा में ये 3 इकाई, तो ये गुणा में हो जाएगा इसकी इकाई का अंक 3, अब तीनों ही गुणा कर दो, 3 6 18 तिया 54, इस तरफ कुछ भी आए इकाई का अंक 4, तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक रहेगा 4। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको फॉर्मेट बनाना है बस कि ऐसा कर, 7 की पावर 4 किया, इसमें 3 की पावर 4 करना पड़ा, ऐसा करने से देखो इसकी पावर 3 की 4 करने से क्या हुआ, इसमें इकाई का अंक 1 बन गया, और बाकी को हमने यहाँ लिख दिया, 4 से इसको भाग करके ये एक्स्ट्रा बचा यहाँ पे लिख दिया, और क्योंकि जुड़ जाएगी ना पावर, 14 चौके 56 और इसकी पावर 1 57 हो गया। वैसे यहाँ पर 15 चौके 60 और 3 63 हो गया, ये देखो 4 15 चौके 60 और 3 यहाँ पर बच गया था 63 हो गया। तो ये ऐसे तोड़ना है आपको, और ये क्यों किया है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लास्ट में वो डिजिट लेके आएंगे जिसकी पावर कुछ भी कर दो इकाई वही रहे, जैसे मैंने 0 बताया, एक 1 बताया, एक 6 बताया और एक बताया था 5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या देखता हूं मैं, क्वेश्चन है भाई 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखो कहता है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल मिलता है भाई, भागफल मिलता है 76 तथा शेष 13, शेष कितना बचता है 13, तो वो कहता है भाजक क्या है, भाजक यो निकालना है, भाजक भाग देने वाला होता है भाजक, भाज्य जिसको भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भागफल, जो ऊपर पहाड़ा कहाँ तक गया वो भागफल होता है, और नीचे बचता है लास्ट में वो शेषफल होता है। सभी जानते हो आप, अपना इस पर ध्यान दो, ये अंदर जो होता है ये भाज्य, पहले भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर होता है भाई भाजक, जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देंगे वो भाज्य, और यहाँ फल क्या, यहाँ पर क्या आएगा भागफल, भागफल, और नीचे बचेगा शेषफल। भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने जिक्र किया था, मैं फिर लिख देता हूं, ये वाला भाज्य किसके बराबर होता है भाई, भाज्य इन दोनों की तो गुणा और ये जमा, मतलब भाजक को यदि भागफल से गुणा कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो भाज्य आ जाएगा। हमें निकालना है भाजक, इसी फार्मूले से भाजक निकालेंगे, ये इसके अंदर गया, ये तो हमारा फार्मूला ये बना, भाजक ये निकालना है, शेषफल जुड़ा हुआ है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का माइनस में बदल जाएगा, यानी कि मैं लिखूंगा इसको भाजक गुणा में भागफल बराबर भाज्य माइनस में शेषफल, ये घट जाएगा, भाजक निकालेंगे तो भागफल गुणा में है इस तरफ, तो इस तरफ भाग में हो जाएगा भागफल। अब ये आप कर सकते हो, भाज्य की जगह पे 12401 को किसी संख्या से भाग दिया तो ये भाज्य है हमारा, ये भागफल ये शेषफल बताए रखे हैं, पुट आउट करना है बस, आपको आंसर आ जाएगा, आप पर छोड़ दिया, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा
5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, वो क्या कहता है 5000 में से छोटे से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए कि शेषफल की लिख देता हूं, कि शेषफल 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये तो आसान प्रश्न है वैसे तो, लेकिन आता है पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए लाया। वो कहता है कि 5000 में से क्या छोटे से छोटा घटाया जाए कि ये 19 से विभाजित हो जाए, मतलब 19 से भाग चली जाए। सिंपल सी बात है, 5000 को 19 से भाग कर दो, शेषफल बचेगा वो घटा दो, तो वह छोटे छोटी संख्या वो शेषफल हो जाएगा। सिंपल। 5000 को किससे भाग करोगे भाई, 19 से भाग करो, 19 दूनी 38 होते हैं, और ये बचेगा 12, और एक जीरो उतार ले, 120 हो गया। 19 या 57, 19 छिक्के 114 होते हैं भाई, 114, ये बचेगा 6, एक जीरो और बच गया अपनी, या जीरो उतार ली, 19 तिया फिर 57 हो गया भाई। तो नीचे कितना बच गया भाई, 3। अगर ये 3 इसमें तक घटा देवांगे तो ये 19 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि 5000 में से 3 घटावांगे तो 4997 बचता होगा शायद। तो 4997 वो संख्या है जो 19 से विभाजित हो जाएगी, और वो छोटे छोटे संख्या क्या घटाया हमने, 3, शेषफल घटाते हैं इस तरह क्वेश्चन में। सिंपल। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2304 के समीपतम। वो क्या कहता है, 2304 क्वेश्चन है हमारा, 2304 2304 के समीपतम कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभाजित होती है, 21 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करेंगे, 2304 को किससे भाग कर दोगे, 21 से, और शेषफल घटा दो, तो 2304 की निकटतम संख्या क्या होगी वह। जैसे पिछले वाले में हम ये कह देते भाई 5000 की निकटतम संख्या कौन सी है, जो उसमें 19 दे रखा था शायद, 19 से विभाजित होते, तो वही सवाल बनता है। आपको क्या करना है, 2304 को 21 से, बस लिख अलग तरीके से दिया, क्वेश्चन वही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं भाई, किसी इस टाइप का आता है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है भाई। कितना बचता है, 47। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में शेषफल क्या होगा, तो इसका उत्तर ये 18 भाग कर दो, इसने 18 या 18 दूनी 36, 11 शेषफल बच जाएगा इसका। इस 47 जो पहले वाला शेषफल है ना, उसको 18 से भाग कर दो। लेकिन एक बात याद रखने की है कि 18, आपको ये देखना है कि क्या 18 का गुणज 342 है क्या, या फिर गुणज की भाषा में ना समझ में आ रहा हो, आपको ये देखना है कि जो पहले भाजक दिया जिससे हमें शेषफल कितना मिला, 47 मिला, क्या ये भाजक है ना, किसी संख्या को भाग दिया किससे, 342 से, तो भाजक क्या हुआ हमारा 342। तो क्या 342 जो भाजक है हमारा वो 18 से विभाजित हो रहा है क्या? अगर 18 से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए इसको हल करना, कोई मेथड मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। तो हालांकि पेपर में जब आता है तो ये इस टाइप का ही आता है कि ये भाजक मिलता है, कि मतलब ये जो भाजक है ना, ये इस भाजक से दूसरे वाले से विभाजित हो जाता है। देखो 18 एकम 18, और ये कितना बच जाएगा, 18 के बाद 12 और 4 16, 162 बच जाएगा। 18 निम्मा 162, देखो 18 गुणा में 19,
तो ये मल्टीपल है इसका, यानी कि 18 से विभाजित हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो पहले शेषफल बचा था ये वाला, इसको भाग कर देंगे 18 से, तो हमारा शेषफल जो आएगा वही उत्तर। तो 47 को 18 से भाग करेंगे तो 18 × 36, 11 शेषफल, भाग करके देख लेना तो आंसर क्या होगा 11। तो पेपर में क्या करना, आप पूरा करके नहीं देखना, इधर उधर कैलकुलेशन भी है इसकी वजह तो क्वेश्चन की, लेकिन ऐसा वैसा नहीं करके देखेंगे, हमें देखना क्या उससे भाग हो रहा है क्या पहले वाला भाजक नए वाले भाजक से। तो भाग जा रहा है तो सिर्फ क्या करना है, पहले वाले शेषफल को ही नए वाले भाजक से भाग करेंगे, शेषफल आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया। तो दोस्तों ये था, आज मैं कुछ और भी देने वाला था लेकिन अभी टाइम कम रहेगा मेरे पास, अभी स्पेस नहीं है मेरे पास। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बैठे होंगे, समझ में आया होगा। पसंद आए क्वेश्चन तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।